हाय ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सोल्यूशन की सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे आज वेक्टर्स की। और वेक्टर्स में आज हम बात करेंगे एक नंबर वाले सवालों की, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सवालों की, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों को बना सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बेसिक्स जो हैं, जहां जहां जैसा जैसा जरूरी होगा मैं वहां डिस्कस करता चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अगर देखें तो उसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर टाइप के सवाल आपसे डिस्कस करूं, और उसमें जो भी बेसिक लगने वाला है, यूज होने वाला है, वो मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ सवाल जो करेंगे वो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर करने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसको मैं अगर a1i, a2j और a3k से रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि आई, जे और के के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर कीजिए, यानी कि a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। फिर उन्हें ऐड करिए और फिर जो रिजल्ट आए उसका आप ले लीजिए स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये एक वेक्टर है। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो वेक्टर मिलता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब कभी कभी आपसे सवाल में बोलेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, या तो बोलेगा फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो आपको ये समझना है कि जब भी वो डायरेक्शन बोले ना, तो जिसके डायरेक्शन में बोल रहा है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में बोल रहा है, उस वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर बनाना है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। जिस वेक्टर के डायरेक्शन में वो बोल रहा है, वो वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर बनेगा। यानी कि कैसे बनेगा? पहले तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हम इस सवाल में क्या समझ रहे हैं? आपसे बोला फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी कि हमें इस वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। बट साथ ही साथ उसने बोला है कि हैज मैग्नीट्यूड 7, उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। इसका मतलब जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो वेक्टर ए है वो हमारे पास है आई माइनस 2j, ये है। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट तो है नहीं, यानी कि 0 का स्क्वायर, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 4, और ये आएगा 1, तो ये आ जाएगा √5। अब हम क्या करेंगे? हम इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? आई माइनस 2j अपॉन कितना आ जाएगा? √5। ये आ गया। अच्छा, अब ये हमारा आंसर हो सकता है, बट अगर सवाल यहीं तक रुक जाता तो। मगर उसने बोला हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, का मतलब ये है कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो 7 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर होगा। तो हमने यहां लिखा आई -2j अपॉन √5, और ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर इस 7 की जगह वो 17 बोल देता, 17, या 70 बोल देता, 70, या कुछ भी बोल देता। हमको बस यहां पर इस वैल्यू को चिपकाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे बोला राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम। अब सम करना पड़ेगा, जो वेक्टर सम करने के बाद बनेगा उसका यूनिट वेक्टर हमें बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है? कि वो जो वेक्टर हमें अभी मिलने वाला है सम करने के बाद, उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। समझ में आया प्रोसेस? तो समझते हैं। हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमारे पास वेक्टर ए जो है वो कितना लिखा हुआ है? 2i प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है भाई। और वेक्टर बी लिखा हुआ है आपके पास 2i प्लस j माइनस 7k। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे यहां समझो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और मान लो ये a1i है, ये a2j है, और ये a3k है। ये आपका b1i है, ये b2j है, और ये b3k है। ठीक है। अगर आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो जब आप दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या होगा? आई के जो कोफिशिएंट हैं दोनों के वो ऐड होंगे, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट। तो मतलब ये ऐसा दिखाई देगा, a1 प्लस b1 आई हो जाएगा, a2 प्लस b2 j हो जाएगा, और a3 प्लस b3 k हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा,
तो अभी अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो हमें आई के कोफिशिएंट को देखना है, तो ये हो जाएगा 4i। जे के कोफिशिएंट को देखना है तो ये हो जाएगा 3j। और के कोफिशिएंट को देखना है तो ये हो जाएगा माइनस का 12k। ये मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर है। अब हमें इसी वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं सर, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो और -12 का स्क्वायर कर दो और उसका ले लो स्क्वायर रूट, उसका ले लो स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 144, यानी कि ये आ जाएगा 169 का रूट और ये होता है हमारा 13, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 13। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा कि उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो जो वेक्टर है वो तो ये रहा, 4i प्लस 3j माइनस 12k और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 13। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, सिंपल था। ठीक है, अब इसी के जैसा एक सवाल और है जो आप खुद से करोगे। ये जो सवाल है ये आप खुद से करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें भी बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, कर सकते हो आप। ठीक है, चलो हैं। अब जैसे ये सवाल है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो पहले समझो, मान लो अगर एक लाइन है और ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब 2:1 की जगह हम इसको ले लेते हैं कि ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। ये x1 y1 है यहाँ पर और ये x2 y2 है। तो आप इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखते थे, m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m x2, n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n x1। अब यहाँ पर अगर ये इंटरनली कर रहा है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा, नीचे भी m+n हो जाएगा। y के लिए देखें तो यहाँ पर फिर y कर दो, x की जगह y कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ऐसा कुछ m+n। अब आपको समझना है कि अगर ये इंटरनली है तो ऐसा रिजल्ट आएगा प्लस का, और अगर एक्सटर्नली होता तो यहाँ प्लस की जगह जहां जहां भी प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इस सवाल में क्या बोला है सर, इस सवाल में एक्सटर्नली बोला है। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। अब यहाँ तो वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए क्या करोगे, जैसे ये एक वेक्टर लिखा है a-2b और एक वेक्टर लिखा है 2a प्लस बी वेक्टर, और यहाँ रेशियो कितना है 2:1। तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करना, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करना, बस। अब एक्सटर्नली है तो क्या करोगे, माइनस, तो ट्वाइस ऑफ 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, माइनस करोगे 1 इंटू करोगे, 1 इंटू किसमें करना है, वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2-1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा a, तो ये बचेगा 3 वेक्टर a, ये हो जाएगा 2b माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4b, और यहाँ पर 2-1 होता है, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, सिंपल है, आसान है। अगर ये इंटरनली होता तो जहां माइनस लगा वहां पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, चल। अब जैसे ये सवाल आ गया कि द टू वेक्टर्स j एंड k एंड 3i माइनस j प्लस 4k रिप्रेजेंट द टू साइड्स ab एंड ac रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल abc। तो ये ट्राइंगल abc के दो साइड्स हैं, ab और ac, उनका वेक्टर फॉर्म आपको दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू a। तो आपको जो a से निकलने वाली मीडियन है उसकी लेंथ निकालनी। तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अगर आपने वेक्टर में पढ़ा हो तो आपने ये चीज देखी होगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ये ट्राइंगल बना देता हूं, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया और इसका नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहां पर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो यहां पर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी है ये। अब यहां से मीडियन निकालो, मीडियन यहां से निकालो, ये मीडियन मैंने निकाला। जो इस ट्राइंगल के लिए तो मीडियन है, बट इस पैरेललोग्राम के लिए वो एक डायगोनल की तरह काम कर रहा है। तो एडी जो है वो डायगोनल है, एडी जो है वो डायगोनल है। तो वेक्टर एडी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप निकाल लो। जो ए होगा, इस पॉइंट को अगर मैं ई बोलता हूं, तो ए जो होगा वो मेरा मीडियन होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ मीडियन होगा, लेंथ ऑफ मीडियन।
अब समझना ये है कि अगर ये लेंथ ऑफ मीडियन है तो ये है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए होगा, ए का मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एडी की जो लंबाई होगी उसका आधा होगा ए, तो यानी कि आपको एडी की लेंथ निकालनी है। अब हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सर जो एडी होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देखें तो ये जो एडी होगा, ये जो एडी होगा ये एक्चुअली में क्या होगा, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के सम के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, तो ए बी और ए सी तो आपको दिया गया है, ए बी और ए सी तो दिया गया है, तो इनको ऐड करना है, यानी कि हमने लिखा जे प्लस के और यहां पर हमने लिखा 3i - j + 4k। अब ऐड करते हैं तो जे से जे वाला, आई वाला तो है नहीं तो यहाँ 3i हो जाएगा, जे से जे वाला तो ये तो 0j हो जाएगा, के से के वाला तो ये हो जाएगा 5k, और ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए डी। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 + 9 कितना हो गया, 34, तो ये आ जाएगा √34। ठीक है। अब हमें तो ए ही निकालना है, तो ए की जो लेंथ होगी वो ए डी के लेंथ का कितना होगी, आधा होगी। ठीक है सर, तो हमने लिखा 1/2 टाइम्स ऑफ √34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब जैसे बोला राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल वेक्टर्स। तो अब आपको यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर पता ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो आई जे के के जो कोफिशिएंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होंगे, उनका जो रेशियो आना चाहिए वो बराबर बराबर आना चाहिए। यानी कि क्या कहना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, वो है a1i, a2j और a3k। दूसरा वेक्टर आपके पास है b1i, b2j और b3k। तो अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो a1/b1, a2/b2 और a3/b3 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सर, अब ये तो बोल ही रहा है कि पैरेलल है, अगर ये बोल रहा है पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग आई जे के कोफिशिएंट निकाल लो, ये 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -2p आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और ये सब बराबर है। ठीक है, तो अगर ये सब बराबर है तो चाहे इसके बराबर कर लो या तो इसके बराबर कर लो, तो यहाँ से ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि p की जो वैल्यू है वो -3 है, p की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, और हमें यहाँ पर p निकालना है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोला फाइंड ए वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विथ x एक्सिस, π/2 विथ y एक्सिस एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ z एक्सिस। क्या मतलब है इसका और कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि जो हमारा आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5√2 टाइम्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर जो है वो ए की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे कि ये हो जाएगा cos π/4 i cos π/2 j और cos थीटा k। अब हमको मालूम है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/√2 i हो गया, ये 0j हो गया, और ये cos थीटा k हो गया। अब ये यूनिट वेक्टर है, आपको मालूम है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 के बराबर आएगा, तो ये 1/2 आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बोल सकते हैं कि कॉस थीटा 1/√2 होगा, यानी कि थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा। एक तो ये चीज, बट हमें तो कॉस थीटा 1/√2 पता चल गया, तो हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं सीधे सीधे, ये वाला जो वेक्टर है ये सीधे सीधे निकाल लो, तो हम इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो वेक्टर ए जो हमें चाहिए था वो होगा 5√2
और यूनिट वेक्टर ये था, लिख दो 1/√2i 0j, और यहाँ पर लिख दो 1/√2k। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5√2 है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं i प्लस के, और यहाँ पर √2 लिख देते हैं, तो √2 और √2 चला जाएगा, तो बचेगा 5 टाइम्स ऑफ i प्लस के। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल था, आसान था, सरल था। अब इसी के जैसा एक और सवाल है जो मुझे लगता है अब आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड a unit vector A makes an angle pi/3 with I, pi/4 with J, and an acute angle theta with K. Find the value of theta। तो सेम वही चीज है, तो ये मेरे ख्याल से आप खुद से करो, आपसे बनेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे आते हैं। अब ये तो सवाल बहुत ही मतलब आसान सा सवाल है, एक नंबर में पूछा कि इफ ए एंड बी डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 2b। तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सी है, तो ये बोल रहा है कि ए सी और सी बी का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि ये 2:1 है ना। ये इधर वेक्टर ए लिखा है, इधर वेक्टर बी लिखा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इंटरनली है, तो 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन 2+1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन 3। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, इसमें हमें परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि गिवन एग्जांपल ऑफ वेक्टर ए एंड बी सच दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट वो दोनों वेक्टर बराबर नहीं। अब ये तो बड़ा आसान हो गया, हम बोल देते हैं कि जो वेक्टर ए है वो आई है, और जो वेक्टर बी है वो जे है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। हाँ, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बनाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बनाएगा। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, खत्म, आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Write a unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points this and this respectively। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, तो आपको इस PQ को वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने क्या लिखा, PQ वेक्टर, ये क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो आप लिखो 4-1i, फिर यहाँ पर हो जाएगा +5-3j, फिर हो जाएगा 6-0k, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3i, यहाँ से ये आ जाएगा 2j, और यहाँ से ये 6-0 है, तो ये आ जाएगा 6k। तो ये हमारा PQ वेक्टर आ गया, जिसको हम बोल देते हैं कि ये वेक्टर R है। अब वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। तो यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 49, 49 का रूट होता है 7, तो ये आ जाएगा 7। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये कितना होगा भाई, 3i प्लस 2j प्लस 6k अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 7। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। प्रोजेक्शन, अब जैसे मान लो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जैसे ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस पर, वो क्या होगा, वो होगा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। अब समझो, आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जब ये चीज यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना। बट ये बन क्या गया, ये बन गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर बी। ठीक है,
अब इतनी मेहनत तो हम बार बार नहीं करेंगे। हम बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो जिसके डायरेक्शन में आ गया ना, जिस पे बोल रहा है ऑन, तो जिस पे वो बोल रहा है उसको यूनिट वेक्टर बना दो बस, और इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां पर हम सीधे सीधे लिख रहा हूं, वेक्टर ए कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये वेक्टर ए लिखा। अब यूनिट वेक्टर बी क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैंने ऊपर तो लिख दिया वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना है मेरे पास, 2i प्लस 2j प्लस के, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यानी कि 4 4 1 का रूट। तो यहाँ पर आई से आई, जे से जे, के से के वाला मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, हाँ या ना। ठीक है, तो टू टू ज़ा कितना हो गया 4, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 2 1 ज़ा 2 हो गया, और नीचे आ जाएगा आपका 9 का रूट यानी कि 3। तो ये आ गया आपका 6 4 10 12 यानी कि 4। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस का रिजल्ट ये आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, इसमें भी पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। प्रोजेक्शन ही पूछेगा बट आपको सवाल थोड़ा बहुत चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा आगे देखते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द वेक्टर दिस, तो जिसकी डायरेक्शन बोल रहा है वो यूनिट वेक्टर बनेगा। अब जे, तो भाई जे क्या यूनिट वेक्टर बनेगा, तो हमने लिखा आई प्लस जे प्लस के। ये कैप जो है ना नॉर्मली लोग नहीं लगाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं लगाना भूल जा रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं इसको। अब इसके डायरेक्शन में बोल रहा है तो हमने लिखा है यहाँ पर जे, और इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जे वाला मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट जे, के डॉट जे तो 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोल रहा है राइट द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपको दिया है, आपसे बोला बी प्लस सी का ए पे निकालो। इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना पड़ेगा, वो एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन ए निकालना है, यानी कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड, यानी कि ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया, और यहां हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए। तो हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो हमने पहले तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, पहले आप लिख लेना इसको, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ो, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका 3i, और ये हो जाएगा आपका जे, और ये हो जाएगा आपका 2k। वेक्टर ए कितना है आपके पास, वेक्टर ए आपके पास है 2i माइनस 2j प्लस के। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा 4 और 4 और 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो अभी अगर हम यहाँ पर पुट करें इन सब की वैल्यू, तो बी प्लस सी वैक्टर कितना आया था आपका 3i प्लस जे प्लस 2k, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2i माइनस 2j प्लस के अपॉन 3। अब यहाँ पर आई से आई, जे से जे, के से के वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 हो गया, ये -2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो 2 2 गया, 6/3 यानी कि 2। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इससे इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा अगर वो परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले ये समझो कि अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वो परपेंडिकुलर होंगे, और अगर उसने सवाल में दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो हम इसका मतलब ये निकालेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, वाइस वर्सा वाली बात होगी। अब आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 13 दिया है, ए का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो अब आप सोचो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, ये मिलेगा। अब ये जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़, इसको हम लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस चीज को लिख सकता हूं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
इस चीज को लिख सकता हूँ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में सेम ही होता है, तो ये दोनों मिलाकर तो आपके ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। जबकि ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, क्यों? क्योंकि आपको सवाल में बोला गया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अभी हमको मालूम है कि 13 का स्क्वायर करना है हमें। 13 का स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हमने लिखा 5 का स्क्वायर। और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, और ये तो जीरो हो गया। तो 169 हो गया, 169 में से 25 जाएगा। आप चाहो तो लिख लो एक स्टेप और, ठीक है। ये हो गया, तो ये 144 हो गया। और इसका रूट ले लेंगे, तो यहाँ से जो हमें वेक्टर बी मिलने वाला है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो मिलने वाला है, ध्यान से देखना, वो हमें मिलने वाला है 12। वो हमें क्या मिलने वाला है? 12। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, कंडीशन लगी हुई थी कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोल रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उसमें एक वेक्टर में एक अननोन है। अब हमें मालूम है कि उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, और ये क्या है? ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो हमारा लैम्डा निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस लेमदा जे प्लस के, और यहाँ पर लिखेंगे i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू जीरो। तो i से i वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, j से j वाला तो ये -2 लेमदा बनेगा, k से k वाला तो ये 3 बनेगा इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 2 लेमदा है वो एक्चुअली में 5 के बराबर है, और लेमदा जो है वो 5/2 के बराबर है। तो लेमदा जो है वो 5/2 के बराबर है। ठीक है, सिंपल था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यानी कि जो वेक्टर ए है वो एक यूनिट वेक्टर है, ये आपको बता दिया। और कंडीशन दी गई है कि एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए का जो डॉट प्रोडक्ट है इन वेक्टर का वो 15 है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये कैसे ऑपरेट होगा, ध्यान से देखो। ये 15 के बराबर दिया गया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर एक्स माइनस, ये हो जाएगा वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों चीजें तो सेम होती हैं, ये दोनों चीजें तो सेम होती हैं, और ये प्लस माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। ये जो होता है ये क्या होता है सर? ये हो जाता है ऐसा कुछ। ये जो होता है सर ये कैसा होता है सर? ये हो जाता है ऐसा कुछ। और ये सामने 15 लिखा है। मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर ए तो क्या है? यूनिट वेक्टर था, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ये जो है ये एक्चुअली में 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना? मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इधर गया तो 16 हो जाएगा। और ये आ गया आपका ऐसा कुछ। तो यहां से अगर आपको वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो 4 होगा। आप ये मत सोचना सर +-4 क्यों नहीं लिया, -4 नहीं ले सकता, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? आसान था, सरल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? फॉर वेक्टर ए माइनस √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी बी ए यूनिट वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर ए माइनस √2 ये है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना दिया है? 1 दिया है। अच्छा, तो हमने क्या किया? हमने लिखा यहाँ पर कि ये ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर, तो भी ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है सर? ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 √2, ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर वेक्टर ए आएगा। ये गलतियां करते हैं बच्चे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आएगा। अब ये क्या है, आपको ये तो आपको वन वन दिया है, तो ये वन हो गया, ये टू इंटू वन हो गया, ये टू रूट टू, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया इज इक्वल टू वन। तो वन से वन चला गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टू रूट टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू टू के बराबर है। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो वन बाय रूट टू है। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं वहां भी लिख रहा था ये, बट वहां पर मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता। आपने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। अब हमें ये मालूम है कि अगर ये वन बाय रूट टू है और ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं जो कि हम पहले लिख चुके थे, तो ये वन डॉट कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा जो है वो वन बाय रूट टू हो जाएगा, यानी कि जो थीटा होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और हमसे एंगल ही पूछ रहा था वो, हमसे एंगल ही पूछ रहा था। ठीक है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है आपस में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट आने वाला है वो जीरो आने वाला है। ठीक है, दूसरा ये यूनिट वेक्टर है, दूसरा ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वन। आपसे इसकी वैल्यू मांगा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ है। या इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। हमने यहाँ लिखा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, सॉरी ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसके साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, फोर टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हो जाएगा, बी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब ध्यान से देखना, हमें मालूम है कि इनकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, हम ये बोल सकते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सब जीरो हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा फोर टाइम्स ऑफ, ये हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट बच गया, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये फोर टाइम्स हो गया। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड तो वन ही आएगा, तो ये हो जाएगा फोर इंटू वन, ये वन प्लस वन, यानी कि ये कितना आ जाएगा, सिक्स। तो ये इस सवाल का जवाब है। ठीक है, सिंपल है। कैप की जगह मैं वेक्टर का साइन यूज कर रहा हूं, तो आप इससे घबराइए मत, मोस्टली लोग यही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके सामने, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। अब समझो, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। ठीक है, और ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, यानी कि ए प्लस बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड भी वन है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर आप समझो कि अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये जो होता है, ये दोनों मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या,
ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये है तो सेम ही। और ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। अब हमें मालूम है कि ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं सारे के सारे, तो इनका मैग्नीट्यूड तो वन ही है, तो ये वन हो गया, वन का स्क्वायर वन, ये भी वन हो गया। ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, और ये वन हो गया। तो यहाँ से वन और वन चला जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू -1, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें तो मालूम है ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम इसकी वैल्यू तो वन वन पुट कर सकते हैं, तो सामने बचेगा सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस का कॉस 60। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो कॉस 180 माइनस 60 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, जिसे आप लिख सकते हो 2π/3। ठीक है, 2π/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल था, आसान था। ये माइनस का कॉस 60 था, तो इसका माइनस एन हटाने के लिए मैंने ये लिख दिया, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो एंगल कितना निकला सर, 120 डिग्री निकला वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब सेम मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, और ये दोनों सेम है ये बोल दिया है, और ये आपको वैल्यू उनकी बतानी है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी कि थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये आपको 9/2 दिया है। अब आपको सोचो इतना सब कुछ दिया है, तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये चीज आपको दी गई है 9/2, और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेक्टर ए का स्क्वायर, कॉस थीटा हमारा कॉस 60 डिग्री लिख दिया मैंने। कॉस 60 डिग्री मेरा कितना होता है, कॉस 60 डिग्री मेरा होता है 1/2, और यहाँ लिखा है 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 3। अब आप फिर से मत बोलना +-3, तो माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, और ये बराबर किसके हैं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर भी है, क्योंकि सवाल में कहा गया था। तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 2/3। समझो, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 3, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 2/3 रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए क्रॉस बी, या इसको मैंने उल्टा लिखा है शायद, ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है। अब इसमें अगर साइन थीटा है तो ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर क्या बोलते हैं कॉस थीटा होता तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट होता, बट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड से ही हमने डिवाइड किया, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब हमको मालूम है कि भैया साइन थीटा तो ये होता है, तो ये तो भैया 1 है, और ये तो हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 2/3 है। तो सर ये तो हमारा 1/2 हो रहा है, और 1/2 हो रहा है, यानी कि थीटा जो होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी कि π/6 होगा। तो ये हमारे सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि मैग्नीट्यूड दिया ए का बी का और ए क्रॉस बी का, आपसे एंगल पूछ रहा है, तो सेम वही चीज हो जाएगी कि हमको ये पता होना चाहिए, याद भी रखना ऐसा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन।
ठीक है, और मैं यहाँ पर बता दूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये 12 है। ठीक है, यहाँ पर या इसको हम इस तरह से लिख दें कि साइन थीटा जो होता है वो एक्चुअली में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 12/24 1/2, और फिर से साइन थीटा 1/2 यानी थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। जैसे अभी ये सवाल आ गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस हैविंग द सेम लेंथ √2। सेम लेंथ का मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो √2 है, और एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इतना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी का, वो आपको दिया है माइनस का आई, माइनस का जे और प्लस का के। तो हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 का स्क्वायर कर देंगे, और उसका ले लेंगे रूट। तो 1 + 1 + 1 3, यानी कि √3 हो जाएगा। तो ये आ गया, तो हमें तो एंगल निकालना है, तो हमारा साइन थीटा जो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लो अपॉन वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा √3, और ये आपका आएगा √2, और ये भी आएगा आपका √2, यानी कि आएगा √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो फाइंड लेमदा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आपको दिया हुआ है, आपको लेमदा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है वो समझ लेते हैं, कि मान लो वेक्टर ए जो है वो आपके पास a1i और a2j और a3k है, और जो वेक्टर बी है वो आपके पास कितना है, b1i b2j और b3k। तो यहाँ पर अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, आई जे के, फिर ए के आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि a1 a2 a3, और फिर वेक्टर बी के b1 b2 और b3, और इसका आप निकालते हो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपने पढ़ा होगा, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा कैसे निकालना है वो अभी मैं इस सवाल में बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ लिखा आई जे और के, और यहाँ पर हमने लिखा वैल्यू कितनी, 1 3 और 9, और यहाँ लिखा 3 माइनस लेमदा और म्यू, और ये हमारा 0 के बराबर है, यानी कि 0i 0j 0k। ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ही बनता है। ठीक है ना, अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 0i 0j और 0k के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं i के लिए करूंगा तो दिस इंटू दिस होगा, तो 3 म्यू माइनस 9 टाइम्स ऑफ माइनस लेमदा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस जे, जे के लिए क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 इंटू म्यू म्यू हो जाएगा, -9 × 3 27 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के, ये इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × यानी कि माइनस लेमदा, माइनस करेंगे 3 3 9, और इक्वल टू ये हो जाएगा 0i 0j और 0k के बराबर। तो हमने देखा कि अगर मैं j के कोफिशिएंट को उठा लूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि j का जो कोफिशिएंट है, अगर -n को अंदर ले लूँ तो ये 27 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी कि म्यू जो होगा वो 27 के बराबर होगा। ठीक है, अगर के कोफिशिएंट को उठा लूँ तो माइनस का लेमदा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर जो लेमदा होगा वो -9 के बराबर होगा। तो ये आपको जो लेमदा और म्यू निकालना था वो आपने निकाल दिया। सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ सेटिस्फाई कर सकते हो। म्यू की वैल्यू 27 पुट करोगे तो 3 × 27 81 आएगा। लेमदा की वैल्यू 9 पुट करोगे तो 9 × 9 81 आएगा, बट ये माइनस है, -9 है, तो ये -81 हो जाएगा। तो 81 -81 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल दिया है कि इफ वेक्टर दिस एंड दिस सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ध्यान से देखो कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। हमको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को अगर हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें साइन थीटा मिल जाता है। तो हमने बोला कि ये मैग्नीट्यूड है, तो हमने देखा कि यहाँ तो सर ये ऊपर वाला 1/√3 है, नीचे वाला 1/2 है, और ये आपके पास 4/√3 है, और ये साइन थीटा दिया है। तो यहाँ से रूट थ्री चला जाएगा, ठीक है, और ये टू इसको काटेगा, टू फोर को काटेगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से सर साइन थीटा जो है वो 1/2 आ रहा है, यानी कि थीटा जो है वो 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि पाई/6 आ रहा है। ठीक है सर, पाई/6 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ये भी तो मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। हाँ सर, ये भी पता है हमें। तो अगर मुझे यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1/2, इसका 4/3, कॉस थीटा कॉस 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा आपका, √3/2। ठीक है सर, तो यहाँ से टू टू ज़ा 4 चला गया और ये बनेगा 1/√3। तो ये आ गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि कितना आएगा, 1/3। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है कि बी क्रॉस ए जो है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी है, या ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, यानी कि ये एंटी पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल है तो एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, या आप बोल सकते हो कि पाई होगा। ठीक है, 1 मार्कर सवाल है तो आपको सिर्फ इतना ही से जवाब देना है इसमें। आप बोल रहे हैं इफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर अगर 2 to 5 है और ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिखा वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा होता है। तो अगर मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर करूंगा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मान लिया। अब आपको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाता है कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, वही चाहिए था आपको। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो हमने इसको आगे यहीं पर लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये हमें 5 दी है और 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 25 हो गया, और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और ये तो 1 है, और इसकी वैल्यू हमें दी है 225, तो हम लिखा है यहाँ पर 225। तो हमको मालूम चल गया कि वेक्टर बी, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 225/25 है, यानी कि 9 आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 3 आएगा। ठीक है, और यही आपको निकालना था। ठीक है, यही आपको निकालना था, तो आसान सा सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सवाल नहीं है, आज के सेशन में इतना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स के ही शॉर्ट आंसर टाइप सवालों के बारे में जो कि आपके पेपर में 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।